हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट इन देयर लाइफ्स। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का चैप्टर 1 विच इज़ सेट्स। तो सेट्स में मैं स्टार्ट कर रही हूँ सबसे पहले एनसीईआरटी से, बिकॉज मेरी थिंकिंग ये है कि देखो बेसिक्स हमारा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक्स जो है वो ऑब्वियसली एनसीईआरटी से कवर होगा। हम जब एनसीईआरटी को अच्छे से गो थ्रू करेंगे देन ओनली वी कैन गेट टू द बेसिक्स। और जब हमारा बेसिक्स अच्छे से कवर हो जाएगा उसके बाद हम एडवांस बुक्स जो हैं एक्स्ट्रा गाइडेंस एक्स्ट्रा बुक्स पे हम आ सकते हैं। बट जब तक हमारा बेसिक्स अपना एनसीईआरटी से कवर नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसीलिए मैं अपना फर्स्ट टारगेट ये लेके चलती हूँ कि मैं सबसे पहले एनसीईआरटी कवर करवा दूँ आप लोगों को। फाइन। तो एनसीईआरटी से हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 सेट्स। मैं एक एक लाइन आपको रीड करके उसका मीनिंग समझाती हूँ एंड आप लोगों को क्या करना है, आपको हाईलाइट भी करते चलना है, ठीक है। क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे ना चीज़ों को, जब आप रिवाइज करोगे तो वो हाईलाइटेड पॉइंट्स ही आपको काम आएंगे सबसे ज़्यादा, ठीक है। आपको सिर्फ हाइलाइटेड पॉइंट्स पढ़ने हैं और आप पूरा जो एनसीईआरटी है वो गो थ्रू कर जाओगे। तो इसीलिए मैं आपको एक एक लाइन समझाती जा रही हूँ। जो भी एनसीईआरटी में गिवन है वो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। एंड देन आपको स्टार्ट करना है कि आप जब रिवाइज करो, मल्टीपल टाइम रिविज़न करोगे तो तब जाके ये सारे थ्योरी कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपको अच्छे से ग्रास्प हो जाएंगे एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली सेट्स का इंट्रोडक्शन में हमें क्या बताया गया है, द कंसेप्ट ऑफ सेट सर्व्स एज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ द प्रेजेंट डे मैथमेटिक्स। टुडे दिस concept is being used in almost every branch of mathematics. Sets are used to define the concepts of relation and function and the study of geometry, sequence, probability। तो हमें सिंपली स्टार्टिंग में ये बता दिए गए है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में सेट्स यूज़ आते हैं, हमें ज्योमेट्री में, सीक्वेंसेस में और रिलेशन एंड फंक्शन जो भी हम आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें सब में सेट्स यूज़ होंगे, इसलिए हमें सेट्स पढ़ना है स्टार्टिंग में। अब सेट्स की थ्योरी किसने दी थी, हमारे जर्मन जो मैथमेटिशियन थे जॉर्ज कैंटर ने। ऑब्वियसली ये थ्योरी आपको लिखने को नहीं आएगी कहीं भी, ये आपको बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ है, बहुत ही रॉ फॉर्म में आपको बस, ठीक है। हम एक बार ही गो थ्रू कर रहे हैं जो भी हमारी एनसीईआरटी में गिवन है चीज़ें। He first encountered sets while working on problems on trigonometry series. In this chapter, we will discuss some basic definition operation. तो इसमें हम basics of sets cover करेंगे इस chapter में। Sets and their representation. In everyday life, we often speak all collection of objects of a particular kind, such as a pack of cards, a crowd of people, a cricket team, etc. In mathematics also, we come across collections, for example, natural number, prime number, स्पेशली वी एग्जामिन द फॉलोइंग कलेक्शन। और इसने बहुत सारे ये कलेक्शंस के बारे में बात की है कि ये सारे आपके कलेक्शंस हैं। तो क्या बताया गया है सेट्स को कि हम अपनी जनरल लाइफ में भी बहुत सारे कलेक्शंस देखते हैं, लाइक ताश के पत्ते देखते हैं, पैक ऑफ कार्ड्स, जो भी इसने एग्जाम्पल्स दिए हैं। देन इसने एग्जाम्पल दिया है क्राउड ऑफ पीपल, मतलब कि लोगों का झुंड, लोगों की भीड़, तो वो भी एक कलेक्शन हो गया ना। एक तरह के लोग एक जगह कलेक्ट हो गए तो ये पूरा एक झुंड हो गया, एक भीड़ हो गई, तो ये भी एक कलेक्शन में काउंट हो गया, क्राउड भी। क्रिकेट टीम, ऑब्वियसली 12 पीपल की एक टीम बनी है तो वो आपकी क्रिकेट टीम हो गई, तो ये भी आपका एक कलेक्शन हो गया जहाँ पे कि कलेक्ट हुई एक टीम पूरी। अब मैथमेटिक्स में कैसे कलेक्शंस होते हैं, प्राइम नंबर्स के कलेक्शन होते हैं, नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन होते हैं, ठीक है। और होल कितने भी आप कलेक्शन, रेशनल नंबर, प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब क्या हो गए आपके मैथमेटिक्स में कलेक्शंस हो गए जो डिफाइन किए गए। तो वही आगे इन्होंने ये 6 कलेक्शंस का एग्जांपल दिया है, लाइक ऑड नेचुरल नंबर्स, ऐसे नेचुरल नंबर जो कि ऑड है, लाइक 1 3 5 7 9, तो ये लिस्ट आगे बढ़ती जाएगी इन्फिनिट तक। तो ये क्या हो गया, एक पूरा कलेक्शन ऑफ नंबर्स हो गया, राइट। तो ये कलेक्शन ऑफ नंबर्स हो गया। अभी हम सेट्स की डेफिनेशन पे नहीं आए, अभी हम सिर्फ कलेक्शन पे हैं, ठीक है। कलेक्शन आपको डिफाइन किया जा रहा है यहाँ पे सिर्फ, आगे हम सेट्स पे आएंगे, कलेक्शन से हम आगे बढ़ेंगे
सेट्स पे। कुछ कलेक्शन सेट्स होते हैं, कुछ कलेक्शन सेट्स नहीं होते, हर एक कलेक्शन सेट नहीं होता, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे आता है आपका द रिवर्स ऑफ इंडिया। जितनी भी इंडिया में रिवर्स हैं उन सबको एक पेज पे लिख दो तो वो पूरा एक कलेक्शन बन गया कि भाई ये रिवर्स इंडिया में होती हैं और ये इंटरनेशनल रिवर्स हैं, तो ये एक कलेक्शन हो गया। इस तरह से वॉवल्स जो हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, ट्रायंगल्स जितने भी टाइप के होते हैं वो सब एक कलेक्शन हो गया। प्राइम फैक्टर्स आप किसी भी नंबर के निकाल लो, सपोज़ 210 के ऐसे फैक्टर्स जो कि प्राइम हैं तो वो निकाले, तो यहाँ पे इसका कलेक्शन बना दिया। एक इक्वेशन दे दी आपको यहाँ पे और इसके आपके सॉल्यूशंस निकले 2 और 3, तो ये 2 और 3 क्या हो गया, ये भी कलेक्शन ऑफ सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। वी नोट दैट द अबव एग्जांपल्स ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है? वेल डिफाइंड का मीन्स है कि इसके अलावा कुछ भी नहीं है, जो है ये कलेक्शन ये सबके लिए सेम है। ये मेरे लिए भी नेचुरल नंबर वही होंगे जो आपके लिए होंगे, ठीक है। कोई थर्ड पर्सन आ गया उसे आप नेचुरल नंबर बोल दोगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, तो उसके लिए भी नेचुरल नंबर की डेफिनेशन कभी चेंज नहीं होगी, इसलिए ये नेचुरल नंबर का कलेक्शन कभी चेंज नहीं होगा, राइट। तो उसे हम बोलते हैं वेल डिफाइंड। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हमें गिवन है द सेंस दैट वी कैन डेफिनेटली डिसाइड वेदर अ गिवन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू अ गिवन कलेक्शन और नॉट। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट द रिवर नाइल डज नॉट बिलोंग टू द कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया। ऑन द अदर हैंड द रिवर गंगा डज बिलोंग टू दिस कलेक्शन। मतलब एक रिवर है नाइल, ठीक है, और एक रिवर है गंगा। गंगा हमें पता है कि इंडिया की रिवर है, नाइल हमें पता है इंटरनेशनल रिवर है, इंडिया में नहीं है ये रिवर। तो जब इन्होंने बात की कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया, कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया, तो इसमें इस कलेक्शन में क्या आएगा हमारा, जस्ट अ मिनट। तो इस कलेक्शन में हमारा क्या आएगा, ऐसी रिवर्स जो कि सिर्फ इंडिया में है, तो उसमें नाइल तो नहीं होगी बिकॉज नाइल इंडिया में है ही नहीं, पर गंगा होगी। तो इस कलेक्शन में गंगा बिलोंग्स टू द कलेक्शन। सपोज इसे हमने ए नेम दे दिया कलेक्शन को, बट नाइल डज नॉट बिलोंग्स टू ए। नाइल जो है वो इस कलेक्शन को बिलोंग नहीं करती है, बट गंगा जो है वो इस कलेक्शन को बिलोंग करती है, ठीक है। ये आपके हो गए दो साइन, एक हो गया बिलोंग्स टू का और एक हो गया डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, सिंपल। तो यहाँ पे भी यही दिया है कि वी गिव बिलो फ्यू मोर एग्जाम्पल्स सेट यूजिंग पर्टिकुलर इन मैथमेटिक्स। ये सारी इसने एग्जाम्पल्स दे दिए ऐसे सेट्स के जो कि मैथमेटिक्स में डिफाइन है, सेट ऑफ इंटीजर, रेशनल नंबर, रियल नंबर। तो ये सारे वेल डिफाइंड सेट्स ऑलरेडी अवेलेबल है हमारी मैथमेटिक्स में। वेल डिफाइंड का मीन्स है कि डेफिनेशन आपको ऑलरेडी जो गिवन है वो सबके लिए सेम होगी। एक वेल डिफाइंड है कोई भी कलेक्शन, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि नेचुरल नंबर मेरे लिए कुछ और है और नेचुरल नंबर आपके लिए कुछ और है, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। और वेल डिफाइंड कलेक्शन को ये क्या कहा गया है, सेट। तो ये आपको हाईलाइट करना है, राइट। तो मैं इसमें भी आपको हाईलाइट कर रही हूँ और आप अपनी बुक में भी ये लाइन हाईलाइट कर दीजिएगा। अब सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगेन द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट रिनोन मैथमेटिक्स। अब इसने एक एग्जाम्पल ये भी दिया है, ये भी आप हाईलाइट कर सकते हो, ये भी आप हाईलाइट कर लो बिकॉज फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ कि आपको समझ में आए कि अगर वेल डिफाइन का आपको मतलब समझ में आ गया क्या होता है, तो ऐसी चीज़ें जो वेल डिफाइन नहीं है उसका भी मतलब आपको समझ में आना चाहिए ना। तो वो मैं यहाँ समझा देती हूँ क्या ये कहना चाह रही हूँ। देखो एक कलेक्शन है, किसका कलेक्शन है, ऐसे मैथमेटिशियन जो कि बेस्ट हो, ऐसे मैथमेटिशियन जो कि बेस्ट हो, इनका हमें कलेक्शन बनाना है। अब मेरे लिए मुझे ABC ये 3 मैथमेटिशियन ही मेरे लिए बेस्ट है, मुझे इनका समझ में आती है थ्योरीज़ और मेरे को ये बहुत मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल मेरा इनके साथ बॉन्डिंग अच्छा है, तो ये मेरा कलेक्शन है बेस्ट मैथमेटिशियन का। बट वहीं सपोज़ एक दूसरे टीचर हैं, उन्हें इन मैथमेटिशियन का नहीं समझ में आता है एंड उनके लिए ये बेस्ट नहीं है। उनके लिए कौन बेस्ट है,
उनके लिए बेस्ट हैं DEF, ये 3 मैथमेटिशियन, ठीक है। तो बेस्ट मैथमेटिशियन का कलेक्शन ए टीचर के लिए तो ये बन गया और दूसरे टीचर के लिए वही कलेक्शन ये बन गया, ठीक है। तो सेम सेम जो चीज़ हमें सेम कलेक्शन बनाना था वो दोनों ही टीचर्स के लिए अलग अलग बनाए। जब दोनों टीचर्स के लिए अलग अलग बन गया तो ये वेल डिफाइन नहीं हुआ है, ठीक है। वेल डिफाइन ये चीज़ नहीं हुई। वेल डिफाइन कब होगी? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर मेरे लिए भी 1 2 3 टिल इन्फिनाइट होगा और जो दूसरे टीचर्स हैं उनके लिए भी 1 2 इन्फिनाइट है। बिकॉज नेचुरल नंबर की हमारे पास क्या है? डेफिनेशन है। नेचुरल नंबर की हमारे पास क्या है? डेफिनेशन है। क्या होता है नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स होते हैं। काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टिल इन्फिनाइट, टिल इन्फिनाइट। तो ये हमें ऐसी यूनिवर्सल डेफिनेशन है ना, सबके लिए सेम है, तो ये सेट भी सबके लिए सेम होगा। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड वेल डिफाइन। पर वहीं बेस्ट मैथमेटिशियन के कलेक्शन की आप बात करोगे तो बेस्ट का कोई भी डेफिनेशन नहीं है, नो डेफिनेशन। जब बेस्ट की कोई डेफिनेशन ही नहीं है तो वो वेल डिफाइन कैसे होगा? मतलब कि वो डेफिनेशन ना होने के कारण बेस्ट मैथमेटिशियन का कोई वेल डिफाइन हमें कलेक्शन नहीं मिलेगा, राइट। तो दैट्स वाई दे सेड, हम रीड करते हैं एनसीईआरटी। जो भी पॉइंट्स मैं आपको इस तरह से हाईलाइट करवा रही हूँ येलो से या ग्रीन मार्कर से, आपको अपनी बुक में सिर्फ वही हाईलाइट करना है सो दैट आप रिवीजन के टाइम पे वो पढ़ सको। अगेन द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट रिनोन्ड mathematician of the world is not well defined because criteria for determining a mathematician is most renowned may vary from person to person. This is not a well defined collection. वही बोला गया है कि बेस्ट मैथमेटिशियन की कोई डेफिनेशन ही नहीं है, तो इसलिए वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसलिए हम उसे सेट में कंसिडर नहीं करें। आगे चलते हैं। द फॉलोइंग पॉइंट्स में बी नोटेड। फर्स्ट, ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, मेंबर्स ऑफ अ सेट आर सिनोनिम टर्म्स। सेकेंड, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। तो क्या हो गया? जितने भी सेट्स हैं, आप सेट का कोई भी नाम दोगे ना तो वो कैपिटल लेटर में ही हमेशा डिनोट होगा। और सेट के जो एलिमेंट्स हैं, द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, वो क्या होंगे? हमेशा स्मॉल लेटर्स में डिनोट होंगे, ठीक है, लाइक दिस। तो ये जो कैपिटल लेटर्स में हो गए ये सेट का नेम हो गया, और जो स्मॉल लेटर्स में हो गए वो क्या हो गए? आपके एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स। और इसने क्या बोला है? ऑब्जेक्ट, एलिमेंट, मेंबर्स, ये सब सिनोनिम टर्म्स हैं। सिनोनिम टर्म्स मतलब कि सेम मीनिंग टर्म्स, मीनिंग हमेशा सेम होगा। किसका? ऑब्जेक्ट बोल लेंगे चैप्टर में ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स बोल लेंगे, ठीक है, या मेंबर्स बोल लेंगे सेट के। तो क्या किसे डिनोट कर रही है? ऑब्जेक्ट, एलिमेंट, मेंबर्स इन स्मॉल लेटर्स को। जो भी इस सेट के अंदर के एलिमेंट्स हैं ना, उन्हें हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, उन्हें हम मेंबर्स कहेंगे। ये इसमें बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। इफ़ A इज़ एन एलिमेंट ऑफ अ सेट A, वी से दैट A बिलोंग्स टू A। तो यहाँ पे आपको जो साइन मैंने बताए थे ना, बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू, वो साइन के बारे में आपको बताया गया है, बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू। ये पूरा आपका वही थ्योरी बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। देयर आर 2 मेथड्स फॉर रिप्रेजेंटिंग अ सेट। अगेन हाईलाइटेड पॉइंट है, इसे हाईलाइट कर देते हैं। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। 2 तरह से हम सेट को डिफाइन कर सकते हैं, सॉरी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज़ रोस्टर, ये बोल सकते हैं रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, और सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होती है आपकी रोस्टर फॉर्म? Roster form, all the elements of a set are listed. The elements are being separated by commas and are enclosed within braces. Simple. Roster form में आपका क्या होता है? In roster form braces होते हैं सबसे पहले तो,
और अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो कॉमा से सेपरेट होते हैं। लाइक ये जो मैंने लिखा है ये रोस्टर फॉर्म है, ये क्या है, ये रोस्टर फॉर्म है क्योंकि इसमें ब्रेसेस हैं और कॉमास। कभी भी आपको रोस्टर फॉर्म पता करनी हो, दो चीज़ें याद रखो, ब्रेसेस एंड कॉमास। अगर दोनों चीज़ें हैं सेट में दैट मीन्स वो एक रोस्टर फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं। आगे इसने एग्जाम्पल दिया है लाइक 2 4 6 एक सेट बना दिया। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42, ऐसे नेचुरल नंबर जो 42 को डिवाइड कर रहे हैं इसका एक सेट बना दिया। तो इसमें भी ब्रेसेस आ गए और बीच में कॉमा से सेपरेट हो गए सारे एलिमेंट्स। तो ये भी क्या हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपकी क्या है, नेक्स्ट स्लाइड है पेज नंबर 3। तो इसमें नोट पॉइंट बताया रोस्टर फॉर्म का। द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इन मटीरियल। लाइक मैंने एक रोस्टर फॉर्म में लिखा एक सेट 1 2 3 4, ये ए सेट मैंने डिफाइन किया। अब इसी ए सेट को मैं 2 1 4 3 ऐसे भी लिख सकती हूँ। ऑर्डर मैटर नहीं करता है किसमें, रोस्टर फॉर्म में। तो ये भी आपका एक हाईलाइटेड पॉइंट है, इसे भी आप हाईलाइट कर लो। इन रोस्टर फॉर्म ऑर्डर इज इन मटेरियल। फाइन, यहाँ पे ये आपने हाईलाइट कर लिया। यहाँ पे भी आपको एक चीज़ हाईलाइट करनी है, ब्रेसेस और कॉमास के बारे में जहाँ बताया गया है। Thus the above set is also represented। तो ये इसने एग्जाम्पल दे दिया। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज। अब इसने एक और सेट डिफाइन कर दिया, ऐसे सेट जो कि वॉवल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, तो वो ए ई आई ओ यू, ये आ गया आपका। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय। और नेचुरल नंबर जो कि रिप्रेजेंट होगा सेट का, तो वो भी रोस्टर फॉर्म में इसने बता दिया। अब यहाँ पे जो डॉट्स लगाए हैं ना, डॉट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं आपको कि लिस्ट इनफाइनाइट तक जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। इट मे बी नोटेड दैट वाइल राइटिंग द सेट इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड। इट मे बी नोटेड कि रोस्टर फॉर्म में जब हम एलिमेंट को लिखेंगे तो वो रिपीट नहीं होना चाहिए। अगेन एक हाईलाइटेड पॉइंट आपको मिल गया है। तो यहाँ पे लाइक इसने एक एग्जांपल दिया है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल। ऐसे लेटर्स जो स्कूल फॉर्म कर रहे हैं, स्कूल वर्ड, स्कूल वर्ड में यही आता है ना, SCH। स्कूल की स्पेलिंग क्या होती है, OOL, राइट। तो यहाँ पे ओ 2 बार आया है, बट हमने जब हम सेट बनाएंगे तो ओ को सिंगल टाइम ही लेना है। ठीक है, तो एलिमेंट कोई भी रोस्टर फॉर्म में रिपीट नहीं होना चाहिए। नो रिपीटेशन इन रोस्टर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म। तो होगा क्या कि जब आप रोस्टर फॉर्म बनाओगे और आप कोई भी रिपीटेशन नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको, अगर आपने रिपीटेशन किया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जब भी आपको सेट बनाने को कहें और आपको रिपीटेशन दिख रहा है, तो आपको रिपीटेशन को हटा के सिंगल टाइम उसे यूज़ करना है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप फुल हाईलाइट कर लो सो दैट आप जब रिवाइज करोगे तो आप ये हाईलाइटेड पॉइंट पढ़ोगे और आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट possess a सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट possess अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होती है सेट बिल्डर फॉर्म में। अभी तक हमने रोस्टर फॉर्म पढ़ी, अब हम पढ़ते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं आपका सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, आपको एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी आएगी विच इज नॉट पोजेस्ड बाय एन एलिमेंट आउटसाइड द सेट। फॉर एग्जाम्पल, in the set A, E, I, O, U, all the elements possess a common property, namely each of them is a vowel in the English alphabet and no other letter possesses this property. Denoting this set by V, we write X is such that
X is a vowel in English alphabet. It may be observed that we describe the element in the set by using the symbol X. Any other symbol like letters Y, Z could be used, which is followed by a colon. After the sign of colon, we write characteristic property possessed by the elements in the set and then enclose the whole description with the braces. Okay. सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करेंगे, इस तरह से ब्रेसेस इसमें भी लगाएंगे, बट इसमें एक हम वेरिएबल लेंगे एक्स की जगह हम वाई जेड ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, बट हम अभी फॉर एग्जांपल एक्स लेके चलते हैं। वेरिएबल के बाद हम लगाएंगे कॉलॉन, ठीक है। कॉलॉन को हम कैसे पढ़ेंगे, सच दैट, ठीक है। एक्स इज सच दैट एक्स इज वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वॉवल्स होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारे पास 5 वॉवल्स होते हैं, ठीक है। और ये प्री डिफाइन है, ये वेल डिफाइन है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है A to Z तक का, इनमें 5 वॉवल्स आएंगे, A, E, I, O एंड U, ठीक है। ये 5 वॉवल्स आएंगे किस में, अल्फ़ाबेट में, A to Z में। ये मेरे लिए भी सेम रहेंगे या आपके लिए भी सेम रहेंगे। कोई भी थर्ड पर्सन, कोई भी टीचर आके कहेगा तो वो भी जब भी 5 वॉवल्स का सेट बनाएगा तो वो यही सेट बनाएगा। इनके अलावा बाहर जितने भी B, C, D इस तरह से जितने भी हैं अल्फ़ाबेट्स, वो कोई भी वॉवल नहीं है, ठीक है। तो आउटसाइड द सेट जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो वॉवल नहीं है, वो वॉवल की प्रॉपर्टी नहीं रखते। ये इसने बताया कि आउटसाइड वो सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी वॉवल की सिर्फ ये जो सेट के अंदर है वही एलिमेंट्स रखेंगे। अब क्या हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना है तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप कैसे डिफाइन करोगे इस चीज़ को। सपोज़ मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि आप ऐसा सेट बनाओ जो कि वॉवल्स हो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो कैसे आप सेट बिल्डर फॉर्म करोगे। सबसे पहले ब्रेसेस, देन एक्स इज सच दैट एक्स इज वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट एंड ब्रेसेस क्लोज। सिंपल, बस इतना ही है सेट बिल्डर फॉर्म। आपको वो कॉमा के साथ अलग अलग ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। ये हो जाएगी आपकी रोस्टर फॉर्म, और जब आपने इस तरह से डिफाइन किया तो ये हो गई आपकी सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। तो यहाँ तक का आपको समझ में आया, ठीक है। मैंने एकदम बेसिक से आपको सब चीज़ें क्लियर करवा दी हैं। अब जो रह गए इसमें थोड़ा सा रह गया एग्जाम्पल्स, हम यहाँ से कल स्टार्ट करेंगे दूसरी वीडियो में। यहाँ तक का हम कंप्लीट करते हैं आज। इसके बाद के जो एग्जाम्पल्स हैं, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। The above description of the set V is read as the set of all x such that x is a vowel of the English alphabet. In the description, braces stand for the set of all, the colons stand for such that, ये चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ सेट बिल्डर फॉर्म की। सेट बिल्डर फॉर्म में भी आप हाईलाइट कर लो कि इसमें ब्रेसेस यूज़ होता है, ब्रेसेस के साथ कॉलन यूज़ होता है, ये चीज़ आपको हाईलाइट करनी है। और इस तरह से बोला जाता है एक्स इज सच दैट, ये डेफिनेशन इसकी यूज़ होती है। तो ये जो पॉइंट्स हैं आपको ये सारे हाईलाइट करने हैं अपने बुक में। ए इक्वल्स टू, जैसे इसने एक सेट बनाया, एक्स इज सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, और एक्स किसके बीच में, 3 एंड 10 के बीच में। इज रीड एज, कैसे पढ़ा जाएगा, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, एक्स लाइज बिटवीन 3 एंड 10। तो ऐसा सेट आपको बनाना है, तो ये आपकी रोस्टर फॉर्म बन गई। हेंस द नंबर्स आर 4, 5, 6, क्या नंबर्स होंगे, ये सारे नंबर्स होंगे। आप चाहो फिर इसे ब्रेसेस में और कॉमास में अलग अलग करके रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो। पर जहाँ पे इस तरह से डिफाइन किया गया है, कॉलन यूज़ किया है, ब्रेसेस यूज़ किए हैं, पूरी एक लैंग्वेज लिखी है, डेफिनेशन लिखी है, तो वो आपकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। If we denote the sets described in A, B and C above in roster form by A, B, C respectively, A, B, C can also be represented in set builder form
तो ये 3 आपको सेट बिल्डर फॉर्म की इसने एग्जांपल दे दी है। x is such that x is a natural number which divides 42. y is such that y is a vowel in English alphabet. z is such that z is an odd natural number. ठीक है, तो ये 3 आपको सेट बिल्डर फॉर्म की एग्जांपल दे दिए। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, कंक्लूड करते हैं फाइनल लेक्चर को, जो आज का हमारा लेक्चर है। आज हमने पढ़ा सेट्स चैप्टर का इंट्रोडक्शन फर्स्ट। सेकंड हमने पढ़ा रोस्टर फॉर्म के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, रोस्टर फॉर्म के एग्जांपल्स, हमने पूरा रोस्टर फॉर्म कवर किया। थर्ड हमने अभी पढ़ा है सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये दोनों ही क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, सेट्स को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, सेट को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, वो 2 तरीके आपके रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। कल के लेक्चर में हम, टुमारो लेक्चर में क्या करेंगे, एग्जांपल्स कवर करेंगे, कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस कवर करेंगे जो भी हो पाएंगे, एंड दैट्स इट। ठीक है, आज के लिए ये सफिशिएंट है। तो आप घर पे आपका होमवर्क रहेगा, आप ये वापस रीड करें एक बार, जो भी मैंने हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं ये रीड करें, वीडियो को वापस स्टार्टिंग से एक बार सुनें, सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो चीज़ें। और हाईलाइटेड पॉइंट्स का ध्यान रखें, क्योंकि ये आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़ने हैं। जब आप मल्टीपल टाइम्स रिविज़न करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट्स, ये चीज़ें आपको इतने अच्छे से हो जाएंगी आपको रेडी, कि आपको फाइनल एग्ज़ाम्स के टाइम पे ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं होगी, आपके ऑलरेडी कवर होगा। ठीक है, एंड NCERT इज़ द बेसिक्स। NCERT कवर करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड लाइन बाय लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट टू कवर। ठीक है, लाइन बाय लाइन आप जब एक एक चीज़ को कवर करते चलोगे ना, एक एक, जैसे ये नोट दे रखा है, तो नोट्स मैं आपको सेपरेट दे दूँगी, नोट्स मैं दे सकती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलरली कि एक बारी लाइन बाय लाइन पूरी NCERT जब आपकी कवर होगी, देन ओनली विल बी कॉन्फिडेंट ऑन द बेसिक्स। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल, एक एक नोट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हाईलाइटेड पॉइंट, एवरीथिंग इन NCERT, उसके बाद हम बाकी बुक्स कवर करेंगे। राइट, तो थैंक यू ऑल, आज के लिए ये सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं आगे के एग्जाम्पल्स के साथ।